मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अवनी क्लासेस पर आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के जो अध्याय फर्स्ट है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो एनसीईआरटी किताब है जो आपकी, उसमें जो भी प्रश्न दिए हैं अभ्यास के प्रश्न, उन सब प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले बढ़िया तरीके से आप नोट्स बनाएं, और यदि नोट्स भी बनाते जाएं और उसके अलावा यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल अवनी क्लासेस पीडीएफ को क्या करें, ज्वाइन करें। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। चलते हैं सबसे पहले, तो हम देखते हैं पहला प्रश्न क्या है बेटा अपना। देखिए पहला प्रश्न है, हाँ पहला प्रश्न है पेज नंबर 4, आपकी किताब में पेज नंबर 4 पर यह प्रश्न दिया गया है। ठीक है, उस प्रश्न को देखें। प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले इसको देखना चाहिए। हाँ, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। आपको दिया गया है प्रश्न में कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, शीतल पेय, इत्र की सुगंध, ये दिए गए। इनमें से अपन को पदार्थों को चुनना है। तो देखें, जो कुर्सी है ये भी एक पदार्थ है, वायु भी एक पदार्थ है, गंध भी क्या है, एक पदार्थ है, बादाम तो आप जानते ही हैं ये भी एक पदार्थ है, शीतल पेय ये भी क्या है, एक पदार्थ है, और इत्र की सुगंध भी क्या है, एक पदार्थ है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है शीत, विचार, घृणा, स्नेह, ये सब क्या है, भाव है। क्या है बेटा, ये सब भाव है, ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, चले अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न, पेज नंबर 4 के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं हम। दूसरा प्रश्न क्या है उसको देखें। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। ठीक है, क्या कारण बताना है। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो देखें इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप, इसका उत्तर लिखेंगे आप, किसी पदार्थ की गंध या महक हमें तभी अनुभव होती है जब महक के कण वायु में मिश्रित होकर हमारी नाक तक पहुंचते हैं। क्या होता है, कोई भी जो चीज़ गर्म होती है तो गर्म चीज़ में होता है विसरण, तो विसरण के कारण जो छोटे छोटे से कण होते हैं कोई भी पदार्थ के या भोज्य पदार्थ के, वो हमारे जो घ्राण पिंड होता है नाक में वहाँ पहुँचते हैं और उसकी सुगंध हमें वहाँ पर महसूस होने लगती है। ठीक है, हम यह भी जानते हैं कि कणों का विसरण किसी माध्यम में उच्च ताप पर अधिक व निम्न ताप पर क्या होता है, कम होता है। इसलिए गर्मा गर्म मतलब उच्च ताप, गर्मा गर्म का मतलब क्या होगा, उच्च ताप। खाने की गंध तेजी के साथ कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे मतलब जो कम ताप, खाने की गंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो यही बात प्रश्न में पूछी गई थी जिसका उत्तर हमने बढ़िया तरीके से दिया है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसके पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। मतलब कोई गोताखोर होता है वो स्विमिंग पूल में क्या करता है, पानी को काट सकता है, तैरता है जब, तो उसमें पदार्थ का कौन सा गुण है। देखें, तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है जो कणों को साथ साथ रखता है। हमने आपको बताया था कि आपको कल बताया गया था, जो वीडियो मैंने इसके पहले डाला था उसमें क्या बताया गया था, उसमें ये बताया गया था कि जो पानी होता है या जल होता है उसके कण एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा बांधे रहते हैं। तो नल से यदि पानी गिरता है तो आप उस पानी को क्या करेंगे, तोड़ के अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसी प्रकार गोताखोर क्या करता है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, बल होता है जो कणों को साथ साथ बांधे रखने का बल कहलाता है आकर्षण बल। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। देखें, जो पदार्थ के कण होते, कोई भी पदार्थ है उसकी 4 विशेषताएं या 3 विशेषताएं जो यहाँ पर बढ़िया तरीके से मैं लेकर आया हूँ। देखिए उनको क्या है, पदार्थ के कण के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पहली बात क्या है बेटा, जो पदार्थ है
पदार्थ के कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। कल हमने बताया था कि जो ठोस होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है, द्रव के मध्य थोड़ा सा और ज़्यादा, और जो गैसेस होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान की मात्रा और ज़्यादा होती है, ठीक है, और ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं, मतलब इनमें क्या है, इनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा। तो पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल होता है, जो एक कण को दूसरे कण से बांधने का बल कहलाता है बेटा। चल अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, इनको कॉपी में आप नोट करते जाएं। अब चले हम एनसीईआरटी किताब के पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर को थोड़ा सा समझें, क्या उनके आंसर हो सकते हैं। देखें प्रश्न क्या कहता है, सुने अच्छे से। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। कहा गया है, घनत्व की यहाँ से डेफिनेशन दी गई है, प्रश्न में ही आपको घनत्व की परिभाषा दी गई है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं बेटा? घनत्व कहते हैं। मतलब घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, घनत्व होता है कणों के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसी से नापा जाता है घनत्व। मान के चले जैसे ठोस है कोई, तो ठोस के अंदर रिक्त स्थान बहुत कम होता है, तो ठोस का घनत्व अधिक होगा, और कोई द्रव है उसका घनत्व क्या होगा? कम होगा। ठीक है, चलें अब बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। इनको हमें क्या करना है? घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में इनको करना है। तो देखिए सबसे कम घनत्व होता है वायु का, क्योंकि वायु के कण बहुत दूर दूर होते हैं। कल हमने पढ़ा था इस चीज को। चिमनी का धुआं, ठीक है, फिर इसके बाद चिमनी के जो धुआं में उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट जो टॉक्सिक होते हैं उनके धुएं मिल जाते हैं, उनके कण मिल जाते हैं, तो वो धुआं क्या होता है? इससे ज़्यादा कण होंगे तो रिक्त स्थान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद रुई जो हम यूज़ करते हैं, कॉटन, ठीक है, फिर उसके बाद आता है जल, वाटर अपना, ठीक है, फिर उसके बाद शहद इससे भी थोड़ा सा गाढ़ा होता है जल से। फिर उसके बाद हम किसको लेंगे? फिर इसके बाद लेंगे हम किसको? चाक को, चाक, और उसके बाद लेंगे हम लोहे को। देखो तो चाक क्या है? चाक के मध्य जो कण है उनके थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान होता है, लेकिन लोहे के मध्य रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होता, ये बहुत हार्ड होता है। तो ये हमने कैसे क्रम में जमा दिए हैं? बढ़ते क्रम में घनत्व के, ठीक है। सबसे कम वायु का है, जो अपन को दिया गया था हमारे लिए, उसमें सबसे कम वायु का है, और सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? लोहे का है। ठीक है बेटा, चलते हैं। चल अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, पेज नंबर 6 का जो प्रश्न क्रमांक 2 है उसको देखें क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। और दूसरा क्या दिया गया है? निम्नलिखित पर टिप्पणी लीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरल बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो हम इसको बढ़िया तरीके से, पहले तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। जो ए नंबर का प्रश्न उसको हल, गुणों में होने वाले अंतर। तो कल हमने जो आपको पढ़ाया था, सबसे पहले अध्याय शुरू करने से पहले बढ़िया सा अंतर पढ़ाया था, जो नोट्स के माध्यम से पढ़ाया था। आप उस अंतर को भी यहाँ पर लिख सकते हैं कॉपी में, ठीक है। और नहीं लिखना तो ये अंतर भी बहुत बढ़िया है, अपन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है डिफरेंस। ये ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में अंतर, क्या क्या अंतर है देखें, देखते हैं हम। ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस को देखें हम। ठोस कठोर होते हैं तथा उन्हें दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता। द्रव कठोर नहीं होते हैं, बहुत कम दबाए जा सकते हैं। दबा तो सकते हैं लेकिन कम मात्रा में दबा सकते हैं। इसके बाद क्या है? गैस। गैस कठोर नहीं होते तथा उन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। इन्हें क्या किया जा सकता है बेटा? आसानी से दबाया जा सकता है। चलिए दूसरा, उनका निश्चित आयतन व आकार होता है, ठीक है। ठोसों का जो ठोस होते हैं जो, उनका आकार निश्चित क्या होता है? आयतन होता है और आकार होता है। ठोस कोई भी ठोस ले लो, मान के चलो ये पेन है, इसका आकार और आयतन बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। अब चलते हैं द्रव की ओर। द्रव निश्चित आयतन तो होता है, लेकिन उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने द्रव होते हैं उनका
जो आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं गैसेस की ओर। उनका आयतन व आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही निश्चित नहीं होते। न गैसों का आकार निश्चित होता है और ना ही बेटा आयतन होता है। ठीक है, अब चलें अपन तीसरे रेफरेंस की ओर। ठीक है, ये बहते नहीं। ठोस क्या है, फ्लो नहीं होते, ये नहीं बहते। लेकिन द्रव क्या है, ये उच्च तल से निम्न तल की ओर बढ़ते हैं। जहाँ पर ढलान होती है वहाँ पर बहते हैं, जैसे जल हो गया, एल्कोहल और जितने भी लिक्विड हैं उन सब की हम चर्चा कर रहे हैं। गैसेस ये सभी तरफ बहते हैं, जहाँ ढलान हो वहाँ और जहाँ ढलान ना हो वहाँ पर भी ये बहते हैं। ठीक है बेटा, तो गैसेस, क्योंकि गैस को खोलोगे तो पूरे में बहेगी। ठीक है, कोई ढलान की आवश्यकता गैसेस को नहीं होती है। अब हम देखते हैं काय को, एग्जाम्पल देख लें। ठोस का एग्जाम्पल लोहा और गंधक हो सकता है, और द्रव का एग्जाम्पल जल और पेट्रोल, एंड गैस का द्रव एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वायु और हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आंसर है अपना, अगला आंसर क्या है, हाँ हमें टिप्पणी लिखनी थी इन पर। तो टिप्पणी या इसके आधार पर यदि अपन डिफरेंस कहें तो वो एक ही होगा। चलिए देखते हैं। पहला है गुण, गुण के आधार पर ही हम उसको समझा रहे हैं। गुण ठोस, द्रव और गैस। दृढ़ता, जो दृढ़ता का गुण है वो ठोस कैसे होते हैं, ठोस दृढ़ होते हैं, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं, और गैस ये सभी दृढ़ नहीं होते। ये दृढ़ नहीं होते, लेकिन ये कोई भी दृढ़ नहीं हो सकता गैस। ठीक है, संपीडितता, जो कंप्रेस करना होता है, इन्हें दबाया नहीं जा सकता। किनको नहीं दबाया जा सकता बेटा, ठोसों को। इन्हें थोड़ा सा दबाया जा सकता है, कुछ मात्रा में थोड़ा सा हम दबा सकते हैं। ठीक है, इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है बिल्कुल। गैसेस को हम CNG और LPG आपने देखा होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस को दबा दबा कर सिलेंडरों में भरा जाता है। ठीक है, तरलता क्या है, इनमें तरलता बिल्कुल नहीं होती, तरल नहीं होते, यह बह नहीं सकते। ना तरल नहीं है तो कैसे बहेंगे बेटा, ये बह सकते हैं। ये क्या है, बह सकते हैं। पानी वगैरह बिल्कुल बह सकता है, तथा ये ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर बहते हैं, जहां पर ढलान होती है वहीं पर बहते हैं। ठीक है, और ये सभी दिशा में बहते हैं। गैस को हम खोलेंगे तो आप पूरी दिशा में बहेगी। मान के चलो इत्र हो गया, इत्र भी जैसे परफ्यूम लगाते हैं आप, तो वो वायु में मिल जाता है उसके कारण, तो पूरी में खुशबू फैल जाती है। ठीक है, तो सभी दिशा में बहते हैं। बर्तन में गैस का भरना, अब देखिए, इन्हें किसी भी पात्र में भरा जा सकता है। इनका आयतन कैसा होता है, निश्चित। पात्र में भर सकते हैं, लेकिन इनका आयतन कैसा होगा, फिक्स होगा, निश्चित होगा। ये पात्र की आकृति ले लेते हैं, जिस बर्तन में भरेंगे उस बर्तन के जैसे हो जाएंगे, समझे। ठीक है, तथा इनका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलें गैसेस की ओर। तो गैसेस क्या है, ये संपूर्ण पात्र में भरे जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण पात्र में भर जाते हैं, और इसलिए इनका आयतन निश्चित नहीं होता। गैसेस का कोई आयतन निश्चित नहीं होता। इसको हम पिछले वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अगले पर चलते हैं। आकार, इनकी आकृति निश्चित होती है। देखिए, आकार के आधार पर देखें तो इनकी जो आकृति है वो कैसी होती है, ठोसों की निश्चित होती है। जैसा पेन ठोस है, जैसा है, तो आकृति इसकी फिक्स है, लेकिन इनकी आकृति निश्चित नहीं होती। द्रव को जैसी आकृति में आप ढालोगे वैसे में ढल जाएगा द्रव। ठीक है, लेकिन गैसेस का इनकी आकृति निश्चित नहीं होती, इनकी आकृति भी निश्चित नहीं होती है। अब गतिज ऊर्जा, इनमें अधिक गतिज ऊर्जा नहीं होती, क्योंकि कण बहुत पास पास होती है। सीधी सी सिंपल सी बात है, यदि कण पास पास होंगे तो गतिज ऊर्जा कहाँ से होगी। ठीक है बेटा, इनमें कुछ गतिज ऊर्जा होती है, थोड़ी सी गतिज ऊर्जा होती है। कितनी सी, थोड़ी सी गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इनमें उच्च गतिज ऊर्जा होती है, बहुत अत्यधिक गतिज ऊर्जा से गति करते हैं। ठीक है, गैसेस के जो कण होते हैं, घनत्व की चर्चा करें हम। घनत्व क्या, इनका घनत्व उच्च होता है। हमने अभी बताया था कि जो कण जितने पास पास होंगे उनका घनत्व उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, और जो कण जितने, जिसके कण जितने भी दूर दूर होंगे जिस पदार्थ के, उसका घनत्व उतना ही क्या होगा, कम होगा। ऐसे देखें, इनका घनत्व क्या होता है, निम्न, और इनका घनत्व बिल्कुल होता है नगण्य। जो गैसेस होती हैं इनका घनत्व बिल्कुल नगण्य होता है, और इनका कहते हैं हम निम्न होता है, और इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, इसीलिए तो कोई ठोस चीज द्रव में तैरती है और गैस में आराम से रखी होती है, क्योंकि गैस का कोई घनत्व नहीं होता। तो बढ़िया से बढ़िया डिफरेंस है इनमें। ठीक है, बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है, बढ़िया से नोट्स बनाए आप। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलें आगे देखते हैं, कारण बताइए। ठीक है,
अगला प्रश्न है कारण बताइए, हमें कारण बताना है। अच्छा, कारण बताएं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, इसका क्या कारण है? पहली बात। दूसरी बात, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, इसका क्या कारण है? लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, इसका क्या कारण है? हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, ऐसे देखो हाथ चला रहे हैं, चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है, कराटे वगैरह सीखना पड़ेगा, चाइना जाना पड़ेगा। ठीक है, चले तो हम इसके उत्तर देते हैं। सबसे पहला उत्तर देते हैं। क्या है पहला उत्तर? देखते हैं। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ठीक है, तो देखें क्या है। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं, क्योंकि गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? बिल्कुल नगण्य होता है। जो गैस के कण होते हैं उसके मध्य जो आकर्षण बल होता है वह बिल्कुल क्या होता है? नगण्य होता है, और वे सभी दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सभी दिशाओं में गति करने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जब सभी दिशा में कोई कण गति करेंगे तो वो पूरी तरह से उस बर्तन को भर नहीं लेंगे। बताओ, जब हर एक दिशा में गति कर सकते हैं गैस के कण तो आसानी से बिल्कुल भर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। देखें, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है क्योंकि गैस के कण सभी दिशाओं में क्या कर सकते हैं? गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और वे बर्तन की दीवारों पर लगातार टकराते रहते हैं। आपने ध्यान दिया, कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि घर पे जाना और गिलास को लेना और कान में लगाना, तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। जो आपको आवाज़ सुनाई देगी वो इन्हीं कणों की आवाज़ होगी जो उस गिलास की या उस पात्र या उस बर्तन की दीवारों से टकरा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो 2 क्वेश्चन के आंसर हमारे क्लियर हुए। तीसरा कहा था लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, कारण दीजिए। देखें, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि उसका आकार एवं आयतन दोनों चीजें निश्चित हैं। आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, इसलिए क्या कहलाएगी? ये ठोस कहलाएगी। ठीक है बेटा, चलें अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं हम। देखें, चौथा प्रश्न क्या है? हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कण बहुत दूर दूर होते हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, चाइना जाना पड़ेगा हमें कराटे सीखने के लिए। ठीक है, दक्ष होना पड़ेगा क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा दृढ़ एवं कठोर होता है। ठीक है बेटा, चल तो बढ़िया तरीके से इनको नोट करते चलें और अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो बढ़िया लाइक करते चलें। चलें अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। क्या है अगला प्रश्न, उसको देखें। चलें, हाँ, प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है। ये हम जानते हैं कि कोई भी ठोस है वह यदि हम द्रव में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। सामान्यतः का मतलब सभी को नहीं लिया गया। सामान्यतः कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी पर तैरते हैं या द्रव पर तैरते हैं, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों? बहुत बड़ी बात है। जो बर्फ का टुकड़ा होता है, हमने भैया देखा बर्फ के टुकड़े को पानी पर तैरते हुए, लेकिन अब क्यों तैरता है उसको आप समझें। यहाँ पर देखें, सामान्यतः ठीक है, ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन बर्फ ठोस होते हुए भी जल में तैरती है। ठीक है, अतः बर्फ जल को ठोस अवस्था का घनत्व जल से क्या है? कम है। जो बर्फ है उसका जो घनत्व है वह जल से क्या है? कम है। लेकिन क्यों कम है? देखें, इसका कारण देखें क्या है। इसका कारण है कि बर्फ में पानी के कण एक त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। जो बर्फ है ना, तो बर्फ के जो कण हैं वो पानी में क्या बनाते हैं? त्रिविमीय संरचना बनाते हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हवा भर जाती है। कहने का मतलब है कि जो बर्फ के कण हैं, मान के चलें ये जो बर्फ के कण हैं, इनके मध्य क्या हो जाता है? ये जो रिक्त स्थान है ना, ये वाला, इनमें हवा भर जाती है, और रिक्त स्थान में यदि हवा भर जाएगी तो उस चीज में वजन कम आ जाएगा, उसका घनत्व कम आ जाएगा, इसलिए वो पानी में क्या होगी बेटा? तैरेगी। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, चलें अब आगे। अब हम देखते हैं
पेज नंबर 9 के प्रश्नों को देखें। आपकी एनसीईआरटी किताब में जो पेज नंबर 9 पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें क्या दिया गया है उसको देखें। तो पेज नंबर 9 में दिया गया है, प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। जो हमारे पास तापमान है उसको सेल्सियस में बदलें। तो केल्विन हो गया, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, ये सब क्या है, तापमान की क्या है, मात्रक है। तो ये केल्विन में दिया है तो हमें सेल्सियस में बदलना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, एक बात हम जानते हैं कि 1 ऑन सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है, 1 ऑन सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन, ये जानते हैं अपन। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ऑन सेंटीग्रेड निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि जो 300 केल्विन दिया है तो यहाँ पर लिखा है अपना केल्विन बराबर लिखेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं, केल्विन बराबर हम जानते हैं 273 प्लस क्या लिखेंगे हम, 273 प्लस सेंटीग्रेड। तो हम क्या करेंगे, अब पक्षांतर कर दिया, यहाँ से क्या है, केल्विन था, इसको लेके कहाँ आया, इस साइड, तो ये माइनस का हो गया। तो यहाँ के का मान कितना है, केल्विन कितना है, केल्विन है भैया 300, तो 300 में से 273 घटाओगे 27 ऑन सेंटीग्रेड आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ करना है, यहाँ पर दिया है 573, तो 573 में से कितने घटा दो, 273 घटा दो, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो काय की आ जाएगी, सेल्सियस में आ जाएगा आपका तापमान। कोई भी तापमान निकालना हो, यदि केल्विन में तापमान दिया है उसको सेल्सियस में बदलना है, जो केल्विन में तापमान होता है उसको काय में से उससे क्या घटाओ, 273 घटाओ। अब तो यदि माइनस में जाएगा तो तापमान आपका माइनस में पहुंचेगा, और प्लस में जाएगा तो आपका तापमान प्लस में पहुंचेगा। सीधा सा नियम होता है। अगली बात देखिए, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है बेटा कि निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जो तापमान दिया है इस तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो देखिए, ए नंबर का विकल्प है 250 ऑन सेंटीग्रेड और बी नंबर का विकल्प है 100 ऑन सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इन दोनों तापों पर बताने की, इन दोनों तापों पर जल की अवस्था क्या होगी। देखो, तो 250 ऑन सेंटीग्रेड पर तो जल की अवस्था बिल्कुल होगी, भाप हो जाएगा, लेकिन 100 ऑन सेंटीग्रेड पर भी गैसीय अवस्था होगी, लेकिन जल उबलेगा और भाप में क्या होगा, धीरे धीरे परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। देखिए, यदि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, इसका क्या कारण है। देखें, हम अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा कणों के मध्य स्थान बढ़ाने में प्रयोग होती है, इसलिए तापमान के हाथ जो हम ऊष्मा देते हैं वो कणों के मध्य जो स्थान उसको प्रसारित करने में यूज होती है। किसको, प्रसारित करने में यूज हो जाती है, इसलिए तापमान नहीं बढ़ पाता बेटा। ठीक, चले चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न कहता है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। कहने का इसका मतलब क्या है, जो वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो वायुमंडलीय गैसों को ताप कम करके, देखो यहाँ पर को ताप कम करके, ठीक, और दाब बढ़ाकर द्रव में परिवर्तित किया जाता है। जैसे एलपीजी गैस भरी जाती सिलेंडरों में, ताप कम किया जाता है, मतलब उनको ठंडक दी जाती है, ठंडा किया जाता है, और दाब क्या किया जाता है, प्रेशर बढ़ाया जाता है। चलो ठीक है, अब हम देखिए पेज नंबर 11 के जो प्रश्न है उनको देखें। पेज नंबर 11 पर आ जाए, देखते हैं पेज नंबर 11, ये ठीक है। देखें, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। यदि कूलर को आप बरसात के दिन में चलाएंगे तो वो ठंडक नहीं देगा बेटा, कोई मतलब नहीं है कूलर चलाने का बरसात में। कूलर ठंडक कब देता है, जब मौसम क्या हो, आर्द्रता मौसम में कम हो, और मौसम क्या होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए। ठीक है, तो देखें, कूलर के आधार में एक पानी भरने का बर्तन, तो यहाँ पर कूलर की संरचना बताई जा रही है। आपको क्या बताई जा रही है, कूलर है, कूलर में एक नीचे एक पात्र होता है, पात्र में पानी भरा जाता है, उसमें एक मोटर कसी होती है। ठीक है, और तीनों साइड क्या होता है, 3 जाली लगी होती है। ये चीज़ बताई जा रही है। देखें, कूलर के आधार में एक पानी भरने का बर्तन होता है, घनाकार बर्तन के एक फलक पर पंख लगाया जाता है, व अन्य 3 फलकों पर घास की चटाई लगाई जाती है। ठीक है,
उन पर एक युक्ति का प्रयोग कर पानी, एक मशीन के द्वारा पानी गिराया जाता है। उस चटाई पर पंख बाहरी हवा को अंदर खींचता है और पानी का वाष्पन होता है। मेन चीज है ये, क्या है, ये है मेन। पानी का क्या होता है, वाष्पन होता है, जिससे वह ऊष्मा अंदर आने वाली हवा को ग्रहण करता है और हवा कैसी हो जाती है बेटा, ठंडी हो जाती है। पानी का होता क्या है, इसमें पूरे प्रश्न का जो मेन आंसर है वो क्या है, वाष्पन होता है पानी का। ठीक है, चले। और दूसरा प्रश्न भी इसी आधार पर आपको दिया गया है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। भाई गर्मियों में तो घड़े का जल ठंडा होता है क्योंकि बाकी सब बर्तन का नहीं होता, लेकिन यदि इसको अपन बरसात में जलाओगे, मतलब चला रखोगे, भरोगे इसमें पानी, तो उतना ठंडा नहीं होगा गर्मियों में, लेकिन ज़्यादा ठंडा, जितना मौसम शुष्क होगा उतना ही ज़्यादा पानी ठंडा होगा अपने घड़े का। देखिए, सुराही या मिट्टी का घड़ा, जो घड़ा होता है उसको सुराही भी बोल सकते हैं या मिट्टी का घड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, सरंध्र होता है। सरंध्र मतलब बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। रंध्र का मतलब बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऐसे नहीं हमें दिखते हैं, लेकिन हवा उनमें से प्रवेश करती रहती है। ठीक है, जिसकी सहायता पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके कारण अंदर का पानी घड़े की सतह पर आ जाता है। आपने देखा घड़े में पानी भरते हैं तो घड़ा पूरा गीला हो जाता है। ठीक है, जिससे वाष्पन के लिए, किसके लिए, वाष्पन के लिए ध्यान दिया जाए, क्या के लिए, वाष्पन के लिए ऊष्मा सुराही और पानी से ली जाती है। कहाँ से, सुराही और पानी से ली जाती है। पानी का ताप कम हो जाता है और पानी क्या हो जाता है, इस प्रकार से ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर भी कौन सी प्रोसेस है, वाष्पन की ही प्रोसेस है। तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न कहता है, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर, एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। देखें, हथेली पर एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर यह इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि वाष्पन के लिए इनके कण ऊष्मा हथेली से लेते हैं। देखें क्यों होती है, इसका कारण ये होता है, आपने स्प्रिट का हमने बताया था, स्प्रिट में भी क्या होता है, थिनर होता है, इसमें हाथ क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि वाष्पन के लिए, मेन क्या है, वाष्पन के लिए इनके कण ऊष्मा हथेली से लेते हैं। हमारी जो हथेली है ना, हथेली से ऊष्मा लेंगे, तो ऊष्मा जब हथेली से ले लेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होता है। चले अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चौथा प्रश्न क्या है, देखें, ये देखिए चौथा प्रश्न क्या है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। देखते हैं, वाष्पीकरण या वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाष्पीकरण या वाष्पन सतही प्रक्रिया है। मतलब जितनी ज़्यादा सतह बढ़ाई जाएगी उतना अधिक वाष्पन होगा बेटा। जितनी ज़्यादा सतह बढ़ाई जाएगी वाष्पन क्या होगा, उतना ही अधिक होता है। ठीक है, प्लेट की खुली सतह का क्षेत्रफल कम कप के क्षेत्रफल से क्या होता है, अधिक होता है। जो प्लेट होती है ना, तो प्लेट की खुली सतह का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से क्या होता है, अधिक होता है। अतः प्लेट में दूध या चाय का वाष्पन कप की अपेक्षा तेजी से हो जाता है, ऊष्मा जल्दी निकल जाती है और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ऊष्मा निकल जाएगी तो क्या हो जाएंगे, ठंडे नहीं हो जाएंगे। चलते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, पांचवा प्रश्न कहता है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ये तो सब जानते, कल इसके बारे में पढ़ने और डिस्क्रिप्शन से पढ़ा था कि गर्मियों में हमें सफ़ेद या हल्के रंग के सूती के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो सूती का कपड़ा होता है वो क्या करता है, पसीना हमारा सोख लेता है, फिर उसके बाद हमें क्या देता है, बढ़िया से ठंडक देता है, इसलिए हमारी बॉडी को रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो अभ्यास के प्रश्नों को देखें हम थोड़ा सा कि अभ्यास के प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न कौन सा है उसको देखें। तो अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। आप बढ़िया से लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बेटा, चलें। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तन कीजिए। तो ये प्रश्न हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हम कर चुके हैं। इसके जो नीचे वाला प्रश्न है इसको हम देखते हैं, ये तो हमने पहले ही कर लिया है। ठीक है, देखते हैं इसको, देखते हैं।
निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। ये नहीं किया हमने, तो केल्विन में परिवर्तित करने के लिए आप जो सेल्सियस का पैमाना दिया है आपको सिर्फ 273 में आपको जोड़ना है। तो 25 में 273 जोड़ोगे तो 298 केल्विन हो जाएगा, और यहाँ 273 ऑन सेंटीग्रेड दिया है तो उसको 373 दिया, 373 को 273 में जोड़ोगे 646 केल्विन हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। क्या कहता है तीसरा प्रश्न, उसको देखें थोड़ा सा। ठीक है, चल हाँ देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु क्या करें, कारण लिखें। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, मतलब ये गायब हो जाता, उड़ जाता है। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ठीक, देखें क्या है कारण। नेफ्थलीन एक ऊर्ध्वपातज, नेफ्थलीन क्या है, एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है जो अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में, कौन सी अवस्था से, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, उसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जैसे हमने किसका ऊर्ध्वपातन बताया था आपको, कपूर का बताया था। कपूर का हमने आपको ये बताया था कि ठोस से सीधे गैस में बदलता है। उसी प्रकार नेफ्थलीन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो काय से हो जाता है, नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन है जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में ही गैस अवस्था में आ जाता है। जैसे हमने कपूर का बताया था, वे नेफ्थलीन भी उसी प्रकार से। ठीक है, अब चलते हैं इत्र। इत्र की गंध में दूर बैठे पहुंच जाती है, क्यों, रीजन देखें। गंध या महक के कण हवा में विसरित होकर जब नाक तक पहुंचते हैं तब हमें महक या गंध का आभास होता है। काय के कारण मेन चीज है यहाँ पर विसरण, काय के कारण होती है विसरण। विसरण का मतलब होता है एक प्रकार से फैलना। ठीक है, चल अब देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखें, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं, यदि हमने ये सॉल्यूशन आपको बता रहे इससे पहले आप मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको अवश्य देखें। वो देखेंगे फिर ये चीज़ आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपका जो अध्याय फर्स्ट है उसको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया है। ठीक है बेटा, चलें देखते हैं। तो सबसे पहला है क्या, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार जमाइए। ठीक है, व्यवस्थित करना सरल बात है। ठीक है, तो कणों के बीच आकर्षण निम्न 4 प्रकार देखें। तो सबसे पहले हम किसको लें, चीनी, जल और ऑक्सीजन। तो देखें, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है चीनी, क्रिस्टल के रूप में होती है, ऐसे छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं चीनी के। तो इनके जो कण हैं छोटे छोटे, उनके मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होगा। फिर जल के कण के मध्य उससे थोड़ा सा कम, और सबसे कम किसके मध्य होगा, ऑक्सीजन की। ठीक है बेटा, चलिए 5वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। जो तापमान दिए गए हैं उन पर जल की भौतिक अवस्था हमें बतानी है। ठीक है, तो 25 सेंटीग्रेड पर जल बिल्कुल द्रव अवस्था में रहेगा, ये सामान्य तापमान होता है। 0 सेंटीग्रेड पर जल क्या हो जाता है, जम जाता है, बर्फ बन जाती, इसलिए इसको ठोस अवस्था कहेंगे हम। ठीक है, और 100 सेंटीग्रेड पर जल की कौन सी अवस्था होगी, गैसीय अवस्था होगी, या भाप में परिवर्तित हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, चलें अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 को। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि, प्रश्न क्रमांक 6 कहता है जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल है जो कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है, कारण दीजिए, पुष्टि कीजिए। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस होती है। देखें, तो जल कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है, क्योंकि उसका गलनांक क्या है, 0 सेंटीग्रेड कमरे के ताप से क्या है, कम है। ध्यान दिया जाए, जल कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है, क्योंकि उसका गलनांक 0 सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड। ठीक है, कमरे के ताप पर से क्या है, कम है, बिल्कुल। इसलिए क्या रहेगा, जल कमरे के ताप पर क्या रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। लेकिन लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। इसका क्या कारण है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, क्योंकि लोहे का गलनांक कमरे के ताप से क्या है, अधिक है।
ठीक है, कमरे के ताप से क्या है, अधिक है। यहां पर इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। कमरे के ताप से क्या है, कम है, और कमरे के ताप से क्या है, अधिक है। गलनांक, दोनों में गलनांक ही बताया गया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये बढ़िया। चले अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7 है। कहा जा रहा है कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को उसी ताप पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। सीधी बात, जो बर्फ है वो ज़्यादा ठंडी होती है, जल उससे थोड़ी सी कम होती है। उसका कारण क्या है ये देखो। शरबत बनाने के लिए 0 अंश सेंटीग्रेड के पानी की जगह 0 अंश सेंटीग्रेड की बर्फ डालने से शरबत क्या होता है, अधिक ठंडा हो जाता है। शरबत क्या होता है, अधिक ठंडा बनता है, क्योंकि 0 अंश सेंटीग्रेड की बर्फ गुप्त ऊष्मा निकालकर 0 अंश सेंटीग्रेड से पानी में बदलती है। गुप्त ऊष्मा को निकालकर क्या बदलती है, पानी बदलती है। और इस प्रकार 0 अंश सेंटीग्रेड के पानी की अपेक्षा बर्फ क्या होती है, अधिक ठंडी होती है। ठीक है बेटा, चलो अधिक ठंडक करती है। अब देखते हैं हम 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न देखें, 8वां प्रश्न क्या है देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या कहता है उसको देखें थोड़ा सा। उबलते हुए जल अथवा भाप में, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो आप ज़्यादा जल में जलेंगे कि भाप में जलेंगे, वो अपन को बताना है। तो उबलते पानी की अपेक्षा भाप से जलना इसलिए अधिक कष्टदायक होता है क्योंकि भाप में उबलते पानी की अपेक्षा गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। ये बात मेन है पूरे, गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। कौन सी ऊष्मा के कारण बेटा, गुप्त ऊष्मा के कारण अधिक ऊष्मा होती है। दूसरे, भाप त्वचा के रंध्रों में अधिक गहराई तक प्रवेश करती है। हमारी जो त्वचा होती है इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, तो उनके रंध्र में अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो हमें ज्यादा कष्ट होता है। ठीक है, चल क्यों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 9, ये चल प्रश्न क्रमांक 9 देखें क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDE तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। अवस्था परिवर्तन नामांकित करना है, सीधी बात है। ऐसा चित्र एक NCERT में कल बुक में आपके दिया है, जो हमने बढ़िया तरीके से आपको कल बताया था, उसी को बिल्कुल यहाँ पर पूछा गया है आपसे। देखें तो क्या पहले में क्या आना चाहिए, यहाँ A नंबर में देखें तो यहाँ पर ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी, इस तरफ जाओगे यहाँ ऊष्मा में कमी तथा दाब में वृद्धि। ये दाब लिखा है बेटा यहाँ पर, दाब, ठीक है, दाब में वृद्धि। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम A नंबर को देखते हैं। A नंबर में क्या भरा जाएगा, संगलन, मतलब ठोस यदि द्रव में बदलेगा तो वो गलेगा, संगलित होगा तो संगलन कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन कहलाता है। और द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, जिससे बादल बनते हैं, जिससे बारिश होती है। और द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। बर्फ हमारी जमती है, पानी हम रख देते हैं फ्रीजर में और वो जम जाता है तो द्रव का ठोस बनता है, तो वो क्या कहलाता है, जमना कहलाता है। और दो बातें और यहां पर दी गई हैं। ई नंबर पे जो भरना, ऊष्मा में वृद्धि, सीधी बात, ठोस का डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होना। ठोस का डायरेक्ट गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। और गैस का डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित होना भी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेप्थलीन और कपूर का एग्जाम्पल आपको, नेप्थलीन और कपूर का एग्जाम्पल आपको दिया गया था। ठीक है बेटा, चले तो क्या करें, यहाँ से पूरा सॉल्यूशन हो गया है। बढ़िया तरीके से कॉपी में आप नोट्स बनाए। ठीक है, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, बढ़िया से लाइक करें यदि आपको पसंद आया है तो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे तो हम जो भी वीडियो आपको डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है बेटा, और क्या करना है आपको, और हमारा टेलीग्राम चैनल आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, अवनी
क्लासेस PDF कर दी। ठीक है बेटा, तो क्या लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो अगला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, वो पढ़ाया जाएगा, फिर बढ़िया से पूरे एक्सरसाइज करवाई जाएगी जो भी आपकी NCERT बुक में दी गई है।